रुक जाएंगे, हाथ नीचे कर लेंगे, करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। पहली उंगली मस्तिष्क पर, 2 उंगली से आंख बंद, अंगूठे से कान बंद, भौरे के समान गुंजन करिए जरा। शांत, हाथ नीचे कर लेंगे। 3 बार मधुर वाणी में एक साथ एक सुर में मुस्कुराते हुए ओम का उच्चारण करना, उद्गीत प्राणायाम प्रारंभ करेंगे। शांत, आती हुई जाती हुई सांस पर पूरी एकाग्रता, प्रणव प्राणायाम। ऐसा अनुभव करें कि आप योगी के समान विराजमान हैं, चित्त शांत है, मन प्रसन्न है। अपनी मानसिक चेतना को अपने जहां चंद्रबिंदी लगाते हैं, अनुभव करना कि हमारा आज्ञा चक्र जागृत हो रहा है, यहां दीपक की लौ जल रही, हमारे पूरे शरीर में रोम रोम में प्रकाश जा रहा है, अज्ञानता छट रही, दिव्यता आ रही है, एक शक्ति का औरा बन चुका है, वह शक्तिपात कर रहा है। अहम ब्रह्मा अस्मि, विराट कभी कंगाल नहीं हो सकता, मैं विराट हूं, ऐसा अनुभव करना। चारों तरफ शक्तिपात हो रहा है, जल देवता, पृथ्वी देवता, सूर्य देवता, अग्नि देवता, ब्रह्मांडी शक्ति तुम्हारी ओर चारों शक्तिपात कर रही है, ऐसा इमेजिंग करना। धीरे धीरे वापस आइए, अपने माता पिता को स्मरण करिए, उनको नमन करिए। अपने गुरु और गुरु मंडल का ध्यान करिए, उनको नमन करिए, उनको प्रणाम करिए। अपने इष्ट का ध्यान करिए, इष्ट को नमन करिए। अपने राष्ट्र का ध्यान करिए, राष्ट्र के प्रति गौरवान्वित होइए। यह संस्कृति हमें भोजन देती है, हवा देती है, पानी देती है, औषधि देती है। हम कृतज्ञ हैं, हमारे ऋषियों के ज्ञान को हम आत्मसात कर कर अपने मोक्ष की यात्रा भी हम कर सकते हैं। ऐसे अपने राष्ट्र संस्कृति के प्रति गौरवान्वित होना, परमात्मा के प्रति धन्यता का अनुभव करना। हे प्रभु, तू सांस देता है, नया जन्म देता है, रोज मैं जिस संकल्प, जिस संगठन से जुड़ता हूं वही शक्ति देता है, ऐसा अनुभव करना। 1 मिनट के लिए मौन धारण कर। हरि ओम तत्सत। दोनों हाथ का मूवमेंट करिए, आपस में मुखारबिंद को स्पर्श करिए। धीरे धीरे कर दर्शन करते हुए संभावी आंखें खोलते हुए इस श्लोक को दोहराएंगे। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले सुगोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम, समुद्र वस्ते देवी, पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तभ्यम, पाद स्पर्शम समस्ते। धरती माता को स्पर्श करिए प्रणाम करके, और करेंगे सिंगनाद, दहाड़ना है, जीभ निकालकर आंख दिखाकर रिदम के साथ दहाड़ना, गला नहीं फाड़ना। एक बार फिर दहाड़ेंगे। एक बार फिर दहाड़िए। जो लार आ गई इसको घुटक जाओ और चलते हास आसन की ओर, झूमते हुए हंसना। 1 2 3 4 5।
एक बार जोर से हंसते मुस्कुराते आपका दिन गुजरे, ऐसे बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। चलता हूँ आखिरी पक्ष की ओर, एक अंतरा भजन करता हूँ। ओम का सिमरन किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो, सुबह शाम जप किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो। वो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो, सुबह शाम जप किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो। हर प्राणी से प्यार करो, सब में वही समाया है, मिलकर रहना सब हैं अपने, कोई नहीं पराया है। द्वेष भावना किया करो, सज्जन के गुण लिया करो, सुबह शाम जप किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो। वो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। पता नहीं कब रुक जाए, चलते चलते सांस आए, हर क्षण में सब खत्म हो जाए, जग का यही तमाशा है। सुबह शाम जप किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो। बोलो सत्यानंद भगवान की जय। प्रभु का गुणगान कर लिया और हाथों का एक प्रेशर हो गया। आइए चलते हैं शांति पाठ की ओर। पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन में बैठ जाएं। 1 घंटे आपने 300 दिवस के साधना करते हुए अपने आप को आपने महायोगी के रूप में परम पूज्य स्वामी जी महाराज के सेवक बनकर, उनके शिष्य बनकर संकल्प को पूरा किया। बधाई। परमात्मा के प्रति गौरवान्वित होना। एक बार दीर्घ ओम का उच्चारण, सामूहिक शांति पाठ प्रारंभ करेंगे। ओम ध शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, औषधयः शांति, वनस्पतिः शांति, विश्वदेवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांति, शांतिरेव शांति, सामः शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। भारत माता की जय हो, धरती माता की जय हो, गौ माता की जय हो, अपने अपने गुरुदेव की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सभी योग साधक भाई बहनों को प्रणाम करता हूँ। सिद्धे मुनिलाल जी यादव जी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ, वो विपुल विद्वान है। आइए मैं आज के मुख्य अतिथि को सादर प्रणाम करता हूँ क्योंकि वो प्रोफेसर भी हैं, विपुल विद्वान है। उनके मुख्य अतिथि में हमने आज का सत्र, प्रारंभ सत्र को आपने जुड़े, मुझे अवसर दिया। मैं पूरे इस कक्षा के मुख्य शिक्षक को प्रणाम करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि कोई चूक हुई होगी तो क्षमा करेंगे। ओम ओम। धन्यवाद आदरणीय दाऊ भगत सिंह जी ठाकुर साहब, आपने आज 300वें दिवस की योग आहार कार्यक्रम में उत्सव में आपने जो योग कराया, और आपने सबसे बड़ी बात, हम मानव को जो ओंठ से पानी पीता है वह शाकाहारी होता है। हम सब ओंठ से पानी पीते हैं, हम सब शाकाहारी हैं, ऐसा आपने संदेश दिया। हम विनती करते हैं और निवेदन करते हैं कि हम ओंठ से पानी पीते हैं तो हम शाकाहारी बने, शाकाहारी रहें, और जो जीव से पानी पीते हैं वो मांसाहारी होते हैं। तो हम जीभ से पानी नहीं ओंठ से पीते हैं। हम सब आहार संयमित रखें। आपने जैविक भोजन के ऊपर भी प्रकाश डाला, आपने योग का महत्व बताया, आपको बहुत बहुत साधुवाद।
आपने आज इस कार्यक्रम में सहभागी बनकर हम सबका मार्गदर्शन किया, योग प्राणायाम कराए, आसन व्यायाम कराए, आपको नमन। आपने हमारा निवेदन स्वीकार किया और आज मैं इस कार्यक्रम में के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं। सदन में जो हमारे भाई बहन आज उपस्थित हुए हैं कि यह योगाहार कार्यक्रम एक योग क्लास से शुरू हुआ और इसका नाम योगाहार हुआ। योगाहार नाम आने पर इसमें 1 घंटा योग और 1 घंटा आहार की चर्चा होती है, जैविक खेती की चर्चा होती है, किसान और वैज्ञानिक की चर्चा, संवाद होता है, किसान खेत की समस्या बताता है। हमारे वैज्ञानिक पतंजलि बायो रिसर्च इंस्टीट्यूट से हरिद्वार के जो हमारे सम्मानीय वैज्ञानिक गण होते हैं वो उसका समाधान करते हैं और रोज किसी न किसी विषय पर, सामाजिक विषय पर, खेती के विषय पर, आहार के विषय पर, योग के विषय पर, स्वास्थ्य के विषय पर लगातार चर्चा होती है और यह चर्चा पूरे राष्ट्र में लगभग पहुंच गई है और सरकार से लेकर प्रशासनिक अमले के लेकर यह योग आहार की चर्चा हो रही है। 1 घंटे रोज योग के साथ जैविक खेती की चर्चा करना, किसानों और वैज्ञानिकों का आपस में संवाद करना, यह संवाद बड़ा काम है जो आप लोगों के पुरुषार्थ से हो रहा है, आपकी सहभागिता से हो रहा है। मैं परम पूज्य योग ऋषि स्वामी जी महाराज जी को कोट कोट प्रणाम करता हूं। मैं परम सिद्ध आचार्य जी की सूक्ष्म उपस्थिति के सहित मैं उनको प्रणाम करता हूं कि उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से यह कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम में हमारे पतंजलि योगपीठ से जुड़े सभी वैज्ञानिक गण और इस देश और विदेश के सम्राट भाई बहन, योग साधक, योग शिक्षक और विद्वान गणों जो जुड़ते हैं उन सबको प्रणाम करता हूं। हमारे सभी जो आयुर्वेद डॉक्टर हैं और वो बड़े मन से, बड़े आत्मा से इस कार्यक्रम में सहयोग करते हैं, सहभागी बनते हैं, मैं उन सबको प्रणाम करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम का लगभग समय हो गया है तो मैं आमंत्रित करूंगा इस कार्यक्रम के 300वें उत्सव दिवस के उपलक्ष्य में आदरणीय पवन कुमार जी को, जो हमारे पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से इस कार्यक्रम में लगातार रोज अपनी व्यस्त समय में भी इस कार्यक्रम में हमेशा जुड़ते हैं, हम सबका मार्गदर्शन करते हैं, जो समस्याएं आती हैं उनका समाधान ढूंढते हैं और इस देश में लगातार सामाजिक परिस्थिति कैसी हो, किसान समृद्ध कैसे बने, हमारा जीवन समृद्ध कैसे बने, इस विषय पर लगातार रोज चर्चा होती है। तो मैं आज स्वागत भाषण के लिए इस योगाहार कार्यक्रम में योग शिक्षक, चीफ गेस्ट और सदन में उपस्थित सभी महानुभावों को के स्वागत भाषण के लिए मैं सादर सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं। आदरणीय पवन कुमार जी आए और हम सबको स्वागत भाषण के रूप में संबोधन करने का कष्ट करें। परम आदरणीय पवन कुमार जी। सभी को नमस्कार, सुप्रभात। और आज के इस 300वें उत्सव, योगाहार उत्सव में मैं सभी अपने साथियों का अभिनंदन करता हूं, विशेष रूप से उन साथियों को जिनसे पुनः आज जो हमारे प्रतिभागी हैं आज हम उपस्थित हुए हैं उनसे, और विशेष रूप से वह जो लगातार 300 दिन की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यह यात्रा एक स्वैच्छिक यात्रा के रूप में शुरुआत हुई थी और ये अभी भी स्वैच्छिक ही है। इसमें किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है, इसमें किसी प्रकार की जबरदस्ती नहीं है। इसमें स्वेच्छा से सब लोग एक साथ मिलकर के बराबरी के दर्जे में सभी इक्वल फुटिंग पर एक दूसरे के साथ संवाद करने के लिए, अपना योगदान देने के लिए और अपने द्वारा किए गए जो कार्य हैं उसको एक दूसरे के साथ बताने के लिए, और जो अच्छी चीज है उसको उसके बारे में जो प्रश्न है, जो शंकाएं हैं, उन सब चीजों पर हमने जो 300 दिन की यात्रा की है उसमें बहुत सारा हमारा जो ज्ञान जो अर्जित हुआ है, उसमें बहुत सारी हमारी जो सीखें अर्जित हुई हैं, उसमें हमारे द्वारा यहाँ पर जो 300 अलग अलग रोज नए योग शिक्षक, रोज नए मुख्य अतिथि, उनके द्वारा जो अलग अलग चीजों पर जो जानकारी दी गई है
वह ज्ञान को अगर कोई संकलित कर लेता, अगर मैं आज सोच रहा हूं, तो एक अच्छी खासी किताबें और अच्छा खासा उसका डॉक्यूमेंटेशन बन जाता। तो हम डॉक्यूमेंट नहीं कर पाए हैं, लेकिन इस यात्रा में से कुछ हमारे साथियों ने स्वतः ही आगे बढ़ करके कुछ ऐसे कृषकों की केस स्टडीज को भी डॉक्यूमेंट कर दिया, उनके साथ संवाद किया, उनके साथ इस कक्षा के बाद भी बातचीत करके कई सारी चीजों को उसका दस्तावेजीकरण करना शुरू कर दिया है। जो अच्छी कहानियां हैं, जो किसान अच्छा काम कर रहे हैं, जो किसान के द्वारा ऐसा कार्य किया जा रहा है जहां उसकी लागत में कमी आ जा रही है, जहां पर वो अपनी मार्केटिंग को स्वयं अपने प्रयासों से अच्छा करने का उसने कुछ संकल्प लिया है और उसमें सफलतापूर्वक काम किया है। तो ऐसे सभी हमारे मुख्य अतिथि और विशेष रूप से हमारे जो किसान मुख्य अतिथि के रूप में आए और उन्होंने अपने द्वारा अपने क्षेत्रों में किए जा रहे अभिनव प्रयासों को हमारे साथ साझा किया, उन सभी को मैं हृदय से आभार करता हूं कि वो इस 300 दिन की ये हमारी जो जर्नी है, इसको हम लर्निंग जर्नी भी कह रहे हैं। ये सीखने की हमारी एक यात्रा है, एक सिखाने की यात्रा है, जिसमें सब लोग सम्मिलित हुए, स्वैच्छिक रूप से सम्मिलित हुए। और इसमें हमारे साथ ही न केवल विभिन्न राज्यों से, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय हमारे जो साथी विभिन्न अन्य देशों में हैं, उन्होंने भी अपना प्रतिभाग किया, उन्होंने भी अपने विचार रखे। और उनके सबके अनुभव हमारे लिए, सभी के लिए, सभी के अनुभव, चाहे वो पुरुष हैं, चाहे वो महिला हैं, चाहे वो किसी भी प्रांत के हों, चाहे वो किसी भी भाषा में बोलते हों, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बुजुर्ग हों, सभी ने इसमें इस कार्यक्रम में योगदान किया। तो मैं इस अवसर पर उन सभी लोगों को आज याद करते हुए उनको नमन करता हूं और आशा करता हूं कि जो हम इस कार्यक्रम की हमने परिकल्पना की थी, जैसा अभी मुन्नीलाल जी ने भी बताया कि हमने योग से शुरुआत की, और इसमें जब योग का हमारी कक्षा खत्म हुई तो उसके पश्चात हमने धीरे धीरे चर्चा करनी शुरू की भोजन के ऊपर, जैविक खेती के ऊपर। और उसी का एक स्वरूप आज इस योगाहार कार्यक्रम में आज आपको दिख रहा है कि हम रोज 1 घंटा योग कर रहे हैं, रोज 1 घंटा कृषि, जैविक कृषि और ये अन्य विषयों पर बातचीत कर रहे हैं। और इस तरह से हमारी यात्रा इस तरह से चालू हुई और इस तरह से आगे भी पहुंच गई। इस कार्यक्रम में केवल चर्चा ही नहीं, बल्कि एक अनोखी चीजें देखने का अवसर मिला, जिसमें लोगों ने जिसमें हमारे प्रतिभागी थे, उन्होंने कविता भी सुनाई, उन्होंने गीत भी सुनाए, उन्हें कुछ सांस्कृतिक झलक भी दिखाई। तो ये जो हमारी संस्कृति है, इसको हमने चर्चा भी की कि इसको हम अपनी जैविक संस्कृति, जो हमारी सनातन संस्कृति है, उसको उसके साथ जब जोड़ के देखते हैं तो हम पाते हैं कि हमारे पूर्व में भी जो इस तरह के कार्य होते थे, वो हम सब प्रकृति के साथ मिलकर के होते थे। तो ये जैविक संस्कृति को हमें बढ़ाना है। इस जैविक संस्कृति के आधार पर जो हमारे कृषक कई सारे कार्य कर रहे हैं, वो प्रकृति आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे कि हमारी खेती टिकाऊ हो। और उस टिकाऊपन से वो जो हमारी धरती माता है, हमारा भूजल है, हमारा पर्यावरण है, क्योंकि ये प्रकृति का जो ताना बाना है, इस सब के साथ ये मेल खाते हुए इस जैविक संस्कृति और ये जैविक जो संस्कृति वाली बात है, ये एक दिल की बात है, ये दिल में लगने वाली है। ये जिसने भी इसको दिल से आत्मसात किया, उसको निश्चित रूप से वो अपने देश को और अपने समाज को आगे बढ़े। इस कार्यक्रम में के आधार पर हमारे साथियों ने जो दस्तावेजीकरण किया है, उसमें केस स्टडीज के रूप में उसको हम प्रयास कर रहे हैं कि उनका दस्तावेजीकरण हो, उसको एक किताब के रूप में लाएं, जहां पर हो सके उसको वीडियो के रूप में भी उसका दस्तावेजीकरण करें। और इस प्रकार से हमारे द्वारा हमारे जो साथी कार्य कर रहे हैं, और भी कई सारे दस्तावेज इस तरह से बनते जा रहे हैं। अब धीरे धीरे हमारा 300 दिन तो आज संपन्न हो जाएंगे। अब हम धीरे धीरे एक वार्षिक अपने इस योगाहार कार्यक्रम के वार्षिक उत्सव की तरफ भी बढ़ेंगे। इसमें मेरा एक सुझाव है, एक और निवेदन भी है कि हम जो अगला कार्यक्रम अपना करेंगे, वो 333वें दिन पर करेंगे, और उसके अगला वाला 365वां दिन, यानी कि 1 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर हम करेंगे। और इस 365वें उत्सव पर हम क्या करें, इसके लिए सभी साथियों से
निवेदन है कि वो भी अपने सुझाव दें कि ये किस प्रकार से हम ऑनलाइन ही मनाएंगे, लेकिन इसके लिए क्या क्या इसका प्रारूप रहना चाहिए। क्योंकि जब ये 300वां दिन का आज का हमारा कार्यक्रम है, इसमें हमने कुछ परिवर्तन किए। इस 300वें उत्सव में हमने यह सोचा कि हम इस बार एक थीम के आधार पर काम करें, और इस बार की जो थीम रही वो रही हमारे परंपरागत बीज और जैविक बीज। हर चीज की उत्पत्ति बीज से होती है, तो इस महत्वपूर्ण विषय पर आज का कार्यक्रम केंद्रित है, और इसी पर हमारे कई सारे कृषक और हमारे ऐसे वैज्ञानिक इस चीज पर अपना उद्बोधन देंगे, अपने विचार बांटेंगे, और इस परंपरा को, इस बीज की परंपरा को, इस जैविक परंपरा को हमने आगे बढ़ाना है। क्योंकि बीज का जो कार्य है उसमें कई सारी उसमें समस्याएं देखने को मिलती हैं, और किसान की बहुत सारी लागत बीज के ऊपर चले जाती है, और बीज का नियंत्रण किसान से हट करके कहीं दूर चले जाता है। हमें प्रयास यह करना है कि इस बीज पर जो नियंत्रण हो वो किसान का हो और सामुदायिक स्तर पर हो, यानी कि बीज को हम के ऊपर हम एक ऐसी व्यवस्था बनाएं जो पहले से चली आ रही थी, उसी का पुनर्निर्माण करना है, उसको पुनर्जीवित करना है। तो इस विषय पर आज हम सुनेंगे, और आज के हमारे जो प्रबुद्ध जन हैं वो उस पर गंभीरता पूर्वक बातचीत करते हुए आपको इसके बारे में अपने विचार बताएंगे। इस कार्यक्रम के अब इस 300वें दिन होने पर मैं अपने सभी साथियों को जो भी आज जुड़े हुए हैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, और आशा करता हूं कि आप सब लोग जैविक खेती, जैविक भोजन और योग के जो कॉम्बिनेशन के आधार पर जो योगाहार कार्यक्रम बना हुआ है, इसके बारे में आप अपने साथी अपने घर में चर्चा करेंगे, इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे, और इसमें अगर कुछ त्रुटि भी है तो इसके बारे में भी आप अपने महत्वपूर्ण सुझाव देकर के हमें अपने मार्गदर्शन करने का प्रयास करेंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को आज विराम देता हूं, और मैं आशा करता हूं कि आगे भविष्य में अगले 2 इवेंट जो होने वाले हैं, एक 333वां और एक वार्षिक उत्सव पर आप सबसे पुनः एक बार मुलाकात हमारी होगी। सभी को नमस्कार, ओम, धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय पवन कुमार जी, आपका ये जो आपने कहा है कि आगे हम उत्सव कैसे मनाएंगे, क्या विचार रखेंगे, आपने हर बात का सदन के सामने रखा है, सदन के जो निर्णय रहे हैं और वही आपने जो है उसका आगे बढ़ाया है, और आपने कहा है कि हर जीव की उत्पत्ति बीज से होती है। तो आज इस उत्सव में हम बीज का के बारे में चर्चा करेंगे। आज 25 दिवस, हम हर 25वें दिवस में उत्सव मनाते हैं। आज 25वें दिवस, 25 दिन में जो योग शिक्षक और चीफ गेस्ट इस कार्यक्रम में सहभागी रहे हैं, सहयोगी रहे हैं, और जिन्होंने पुरुषार्थ किया है, ऐसे हम चीफ गेस्ट और योग शिक्षक सम्मानजनों का एक सूक्ष्म परिचय के रूप में चाहेंगे कि हम 25 दिन के योग शिक्षक और चीफ गेस्ट का परिचय दें। तो इसके लिए मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय नीलकंठ सावले जी, जो महाराष्ट्र से हैं, वो आए और हम सब योग शिक्षक और चीफ गेस्ट का परिचय देने के लिए। शायद नीलकंठ जी ट्रेन में थे, तो उन्होंने कहा था कि अगर मैं नेटवर्क में नहीं रहूंगा तो इसके लिए आदरणीय बहन कविता जी पद्माकर जी उपस्थित हैं, वो आए और परली जिला महाराष्ट्र से। तो आदरणीय कविता जी आज के हमारे जो 25 दिन तक अभी योग शिक्षक और चीफ गेस्ट रहे हैं, उनका परिचय देने का कष्ट करें, उनका नाम वाचन करने का कष्ट करें। आदरणीय कविता जी। ओम सर, ओम, सभी को प्रणाम। आवाज येतोय? हेलो, ओम, ओके, ओम, सभी को प्रणाम, सुप्रभात। प्रथम दीप प्रज्वलन, पहले कार्य दीप प्रज्वलन से करेंगे हम। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। प्रथम सभी भाई बहन को प्रणाम, नमन, वंदन। सब फूल देके भाई लोगों को प्रस्तुत करते हैं। हम खेती है, खेती वाले, ये स्वीकार कर लिए
मेरी तरफ से आप सभी को एक नया प्रयास लेकर आई हूं मैं। स्वीकार करो फिर। ओम, सभी को प्रणाम। सर्वप्रथम परम पूज्य स्वामी जी, श्रद्धेय आचार्य जी की सूक्ष्म स्थिति को नमन करते हुए आज दिनांक 26/2/2022 दिन शनिवार दैनंदिन योग आहार कार्यक्रम में 300वें दिवस पूर्ण होने पर योगा आहार उत्सव कार्यक्रम की सभी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। अब मैं पिछले 25 दिनों में जिन योग शिक्षकों को चीफ गेस्ट योग आहार कार्यक्रम में जुड़े हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। सभी का नाम क्रमबद्ध इस प्रकार है, अभी मैं सुनाती हूँ। योग शिक्षक दिनांक 2/2/2022 आदरणीय श्रीमती रामेश्वरी यादव, महिला पतंजलि योग समिति छत्तीसगढ़। मुख्य अतिथि श्री गजानन जी बाबड़, वाशिम महाराष्ट्र। 3 तारीख को 3/2/2022 श्रीमती प्रतिमा साहू, छत्तीसगढ़, योग शिक्षक। मुख्य अतिथि श्री दीपक चौधरी, उत्तर प्रदेश। 4 तारीख को 4/2/2022 आदरणीय योगेंद्र कुमार दुबे, छत्तीसगढ़। मुख्य अतिथि देवेंद्र कुमार, उत्तराखंड। 5/2/2022 आचार्य अनीता, उत्तर प्रदेश, योग शिक्षिका। मुख्य अतिथि श्री सुनील शर्मा। 6 तारीख को 6/2/2022 अरुण जी नवघरे, वर्धा, महाराष्ट्र, योग शिक्षक। आदरणीय श्री विजय टोलचंद, वाशिम, महाराष्ट्र, मुख्य अतिथि। योग शिक्षक 7/2/2022 योगिनी अंजलि पवार, उत्तर प्रदेश। मुख्य अतिथि सुरेश प्रहलाद वानखेड़े, वाशिम, महाराष्ट्र। 8 तारीख को 8/2/2022 आदरणीय अंजलि सिंह, मध्य प्रदेश। मुख्य अतिथि अशोक सक्सेना जी, मध्य प्रदेश। 9 तारीख को 9/2/2022 श्री TS बारचे जी, मध्य प्रदेश। मुख्य अतिथि अर्चना मेहरकर, वाशिम, महाराष्ट्र। 10 तारीख को 10/2/2022 दक्षा गौतम भाई पटेल, गुजरात। मुख्य अतिथि श्री रमेश राजाराम साखरकर, अमरावती, महाराष्ट्र। 11/2/2022 मुख्य शिक्षक अरविंद कुमार, हरिद्वार। मुख्य अतिथि पवन कुमार विश्राम जी, वाशिम, महाराष्ट्र। 12 तारीख को अर्चना मेहरकर, वाशिम, महाराष्ट्र। मुख्य अतिथि श्री मानसिंह गुजरात, मध्य प्रदेश। 13 तारीख को 13/2/2022 पुष्पलता अफूने, वाशिम, महाराष्ट्र। मुख्य अतिथि श्री रवि जी मार्शवार, वाशिम, महाराष्ट्र। 14/2/2022 मुख्य योग शिक्षक श्री रामकृष्ण थापा, शशिकाल जी, नेपाल। मुख्य अतिथि सत्येंद्र कुमार गांजर, उत्तर प्रदेश। 15 तारीख को 15/2/2022 शीतल रिसोर्ट, वाशिम, महाराष्ट्र। मुख्य अतिथि प्रभाताई लिया, उत्तराखंड। 17 तारीख को 17/2/2022
सौराधा निंबाळकर, पुणे महाराष्ट्र. मुख्य अतिथी युद्ध वीरसिंह रावत, उत्तराखंड. 18/2/2022 मुख्य योग शिक्षक रवींद्र सरनाईक, वाशिम महाराष्ट्र. मुख्य अतिथी नरेश गंगाधरजी, मरवनवाना, गुजरात. 19/2/2022 सीमा आर्या, उत्तर प्रदेश, मुख्य शिक्षक. मुख्य अतिथि शरद वर्माजी, इटेलारसी, मध्य प्रदेश. 20/2/2022 मुख्य शिक्षक प्रणाली प्रदीप मराठे, महाराष्ट्र. मुख्य अतिथि श्री बाबूलालजी दहिया, मध्य प्रदेश. 21/2/2022 किशोर राऊत, वाशिम महाराष्ट्र. मुख्य अतिथि सौ प्रणाली प्रदीप मराठे, महाराष्ट्र. 22/2/2022 सौ ज्योतिताई देशपांडे, पुणे महाराष्ट्र. श्री जयरामजी गायकवाड, मध्य प्रदेश, मुख्य अतिथि. योग शिक्षक 23/2/2022 सरिताजी पाल, उत्तराखंड. मुख्य अतिथि कुसुमाताई जोशी, उत्तराखंड. 24/2/2022 रंजना जी धीमाल, उत्तराखंड. मुख्य अतिथि बिपिन जी अलगिया, गुजरात. 25/2/2022 श्री रामदास जी धनवे, महाराष्ट्र. मुख्य अतिथि जयरामजी गायकवाड, मध्य प्रदेश. 26/2/2022 श्री भगवतजी ठाकुर, मध्य प्रदेश, मुख्य योग शिक्षक. मुख्य अतिथि डॉक्टर श्री अशोक कुमार, ओडिशा. वैसे तो 3 तारीख को मैंने लिया था क्लास, कविता मोलकिरे योग टीचर, और 225 में क्लास लिया था मुकेश सर जी अलिवानी, मध्य प्रदेश, MP. ओ धन्यवाद आदरणीय कविता जी, आपने 25 दिन में जो हमारे योग शिक्षक और चीफ गेस्ट की सहभागिता रही है. हाँ, मुझे बोलना है अभी थोड़ी. ओम. अंत में सभी को सादर प्रणाम बोलना है. योग शिक्षक को, चीफ गेस्ट को बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कविता जी. अब मैं आज के इसमें कार्यक्रम में पारंपरिक और जैविक बीजों का परिचय, पारंपरिक और जैविक बीजों का परिचय कराने के लिए मैं और इस सत्र का आगे संचालन करने के लिए परमादरणीय डॉक्टर विनोद भट्ट जी को आमंत्रित करता हूं. उत्तराखंड से वो आए और पारंपरिक बीजों और जैविक बीजों का परिचय और इस सत्र का संचालन करने का कष्ट करें. डॉक्टर विनोद भट्ट जी. बहुत बहुत धन्यवाद मुन्नीलाल यादव जी, मुझे ये सौभाग्य देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आज का जो विषय है वो विषय है पारंपरिक बीज. तो जैसा कि पवन जी ने कहा कि ये बीज जो है पहली आवश्यकता है. ये बीज के बिना कुछ सृष्टि हो ही नहीं सकती है. तो बीज को ब्रह्म भी कहा जाता है. बीज से ही जो सृष्टि है उसकी शुरुआत हुई है. और बीज अगर नहीं होगा, चाहे वो किसी भी चीज का हो, चाहे वो पेड़ हो, चाहे पौधा हो, चाहे मनुष्य हो, और बीज से ही सबका शुरुआत होती है. और ये इसको बीज को बेसिस ऑफ लाइफ कहते हैं कि ये जो है बिना बीज के हम यूनिवर्स में किसी भी तरह के जीवन की हम आशा नहीं कर सकते, जीवन की संभावना ही नहीं हो सकती. और बीज जो है वो जीवित है. बीज
एक बीज एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ये बीज सांस लेता है, बीज और ये दिखता है कि ये इसमें जान नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें इसमें जान होती है। और एक बीज के अंदर उसका एक बीज को अपने क्षमता है कि वो उसको एक जिस चीज का वो बीज है उसके रूप में उसको प्रदर्शित करे। तो जैसे एक बीज अगर है तो उसके अंदर एक पेड़ छुपा हो सकता है, उसके अंदर एक अनाज छुपा हो सकता है। तो वो एक पुरानी कहावत है कि बोया बीज बबूल का तो आम कहाँ से होए। तो जो चीज हम बोएंगे, अगर हम गेहूं बोते हैं तो गेहूं ही हमें मिलेगा। हमको बीज आज बीज बचाने की आवश्यकता है। हम बिना बीज के हम कुछ उगा नहीं सकते हैं। और बीज आज के दिन में एक बहुत बड़ी एक समस्या के रूप में हमारे सामने है। बीज क्योंकि जो किसी का माइक खुला हुआ है मुझे लगता है। ओ सॉरी सर। जी, तो ये आजकल कुछ पिछले 50-60 वर्षों से हमारे जो पारंपरिक बीज है उन बीजों का क्षरण शुरू हुआ। और वो धीरे धीरे काफी स्थिति बड़ी खराब हो गई थी। मैं आपको एक उदाहरण बता दूं कि हमारे जो हमारे देश में 2 लाख से भी अधिक 2 लाख किस्म के केवल धान के बीज हुआ करते थे किसी जमाने में। और ये डॉक्टर रिचारिया हैं, सीड्स, ये राइस साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अपनी किताब राइसेस ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है, उन्होंने उसके बारे में लिखा भी है। तो जबकि आज जो है स्थिति, अगर हम हमारे देश जो कि जहाँ से धान पैदा हुआ है, जो धान की भूमि भी जिसको कहा जाता है, तो वहाँ अब जो पारंपरिक वैरायटीज हैं उन वो केवल गिनने मात्र के लिए हैं। आज जो हमारे जो मुख्य अतिथि हैं उन्होंने एक प्रयास किया है। उन्होंने लगभग 1,000 से अधिक किस्म के धान के जो बीज हैं उनको संरक्षित किया है। और वो हर साल उनको अपने फार्म पे लगाते हैं और हर साल उनको संरक्षित करते हैं। तो एक बहुत बड़ा काम वो कर रहे हैं। और आजकल इस तरह के कई कई प्रयास हैं जो लोग कर रहे हैं, मैं उसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। जो बीज है, बीज जो हमारा पारंपरिक बीज है वो ओपन पॉलिनेटेड बीज होता है। वो उसमें उसमें जो है वो उसको आप वो अपने आप प्रदर्शित कर दो, उसको आगे आप सेव कर सकते हैं, तो आप बचा सकते हैं। इन बीजों को वैज्ञानिक भाषा में फार्मर्स वैरायटीज या किसान के बीज भी कहा जाता है, या इनको लैंड रेसेस भी कहा जाता है। तो ये बीज जो है किसान सदियों से, जब से खेती की शुरुआत हुई है तब से इन बीजों को किसान सेव कर रहा है। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि ये ओपन पॉलिनेटेड बीज भी इनको कहते हैं, इसको वैज्ञानिक भाषा में ओपन, ये सेल्फ पॉलिनेटेड और क्रॉस पॉलिनेटेड, यानी कि अपने आप पॉलिनेशन होता है इनमें, जिसमें नर और मादा एक ही में होता है। और एक होता है कि जो क्रॉस पॉलिनेटेड, नर और मादा या तो अलग पौधे में होता है या अलग ब्रांच में होता है। तो इस तरह से बीज के कई प्रकार हैं। और एक जो आजकल विदेशों में ये इसका काफी चलन है कि लोग इसको हेयरलूम सीड के नाम से जानते हैं, यानी कि जो काफी पुराना बीज है वो उसको हेयरलूम सीड कहते हैं। वो पारंपरिक बीज भी हो सकता है और वो कोई कमर्शियल वैरायटी भी हो सकता है। अगर वो 100 साल से अगर चला आ रहा है तो वो उसको हेयरलूम सीड के नाम से कहा जाता है। और कुछ सालों से, जब से ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ उसके बाद हाई यील्डिंग वैरायटीज और हाइब्रिड वैरायटीज का ज्यादा चलन चला है। इसको लोगों ने कोई अलग अलग जगह में अलग अलग नाम से लोग जानते हैं। कोई सरकारी बीज जानता है, कोई सोसाइटी का बीज जानता है, कोई विकास का बीज जानता है, कोई संकर बीज जानता है। इस तरह से लोग जो है
इनका प्रचलन हुआ है। और अब कुछ समय पूर्व जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड भी जो है प्रचलन में आया है, जिसमें कि एक सभी ने इसके बारे में सुना होगा, कपास, बीटी कपास। तो बीटी कपास एक जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड है जो कि हमारे जैविक इसमें इसको मान्यता नहीं है। तो काफी अभी भारत में अभी कोई खाने के लिए जो है जैविक वो जेनेटिकली मॉडिफाइड या जीएम बीज अभी तक अप्रूव नहीं किया गया है। तो ये एक अच्छी बात है, लेकिन अगर ये अप्रूव होता है तो ये इससे जो है हमारे जो पारंपरिक बीज है उनके लिए एक खतरा के रूप में हम इसको देख सकते हैं। पहले किसान अपना जो है बीज आपस में एक्सचेंज करते थे, एक किसान से लेके दूसरा किसान देता था, उससे जो है कि बीज की गुणवत्ता बनी रहती थी। इसके बारे में डॉक्टर पानीग्राही भी बात करेंगे। और जो सिस्टम था ये धीरे धीरे खत्म होता चला गया, और इसकी वजह से जो है हमारी जो विविधता है, जो बीजों की विविधता है, वो भी बुरा सुन डॉक्टर पानीग्राही जी जुड़ चुके हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। अभी ये जो है सीड स्वैप डे एक मनाया जाता है। ये जो है कई जगह हमारे जो देश है, हमारा देश में जो सीड एक्सचेंज है वो तो भूल चुके हैं, लेकिन विदेशों में ये सीड स्वैप डे मनाया जाता है। यूनाइटेड स्टेट्स में ये जो है जनवरी के आखिरी सैटरडे को ये मनाया जाता है। इसको नेशनल सीड स्वैप डे वो लोग कहते हैं। और ये कई सारे कल्चर में, हमारे भारतीय कल्चर में तो ये था ही था, लेकिन विदेशी कल्चर में जैसे स्पेनिश में, स्पेन में, यूनाइटेड स्टेट्स में, लैटिन अमेरिका में ये काफी प्रचलन में था। अभी जैसे हमारे यहाँ अक्ति का मेला होता है छत्तीसगढ़ में, तो वो बीज के संबंधित मेला है। काफी सारे मेले हैं जो ये कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये लोग करते हैं। अभी जो हमारे एक साथी हैं जो यहाँ पे जुड़े हुए हैं आज, साकरकर जी, वो भी अपने यहाँ पे साल में 2 बार मेला करते हैं। डॉक्टर पानीग्राही जी और कुसुम पानीग्राही जी दोनों जो हस्बैंड वाइफ हैं, और वो आज जो मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर पानीग्राही, वो खुद बीज मेला करते हैं। केयर एक संस्था है छत्तीसगढ़ में, वो लोग बीज मेला, इंडिजिनस सीड एक्सचेंज फेयर करते हैं। बीजोम करके एक है, वो लोग करते हैं इसको। और सेव आवर राइस कैंपेन है ये केरला में, केरला में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में ये लोग करते हैं। तो इस तरह से इसको बचाने के लिए, इन बीज को बचाने के लिए जो एक सबसे महत्वपूर्ण कदम हम उठा सकते हैं, वो हम उठा सकते हैं कि बीज बैंक की स्थापना की जाए, कम्युनिटी बीज बैंक की स्थापना की जाए। तो जरूरी नहीं कि वो एक जगह पे बैंक हो, उसको हम डिसेंट्रलाइज बैंक भी बना सकते हैं कि किसान उसको सेव करे। तो उस तरह से ये जो अभी इसके जो प्रयास किए गए, वो उनमें कई जो प्रमुख जो संस्थाएं हैं उनमें एक नवदान्या है। नवदान्या ने के लगभग छोटे बड़े जो है 127 बीज बैंक है 22 राज्यों में, उन्होंने ये बनाए हैं। और इसमें जो उड़ीसा में डॉक्टर पानीग्राही जो देख रहे हैं, जो उन्होंने शुरू किया है, उसमें लगभग 1000 से ऊपर 1000, मेरा बहुत ज्यादा अभी लेटेस्ट नहीं है, लेकिन मुझे जब पिछली बार में बात हुई थी तो 1057 के करीब थे, 1057। अभी शायद बढ़ गए होंगे। वो डॉक्टर पानीग्राही जब बात करेंगे तो तब बताएंगे। धमन गांव में रमेश साकरकर जी जो हम आज हमारे वक्ता हैं, वो 250 से अधिक उनके वेराइटीज उन्होंने की है। और काफी सारे लोग हैं, मैं अगर अभी इनकी बात करूंगा तो ये सारा जो है अभी समय निकल जाएगा इसमें, तो समय की कमी है। इस वजह से मैं ये अभी अपने जो अगले वक्ता हैं, मैं उनको आमंत्रित
उनको आमंत्रित करूंगा। इससे पहले कि मैं उनको साकरकर, रमेश राजाराम साकरकर जो भिल्ली धामन गांव से हैं, उनको आमंत्रित करूं, मैं अपने साथी हरिद्वार से उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वीडियो चलाने की कृपा करें। अक्षय। जी सर। प्रणाम। तो ये तुरिया है, ये दूधी है, ये दूधी के अलग अलग प्रकार के बीज अपने बीज बैंक में है। तो अपने सब्जियों के लिए, अपनी खेती के लिए ये बीज अपन लोगों को बढ़ाना है। इसलिए मैं आप सब भाइयों को विनती करता हूँ कि जो गावरान बीज है, ये ज्वार के भुट्टे है, ये कपास का है, ये गावरान फली में इतने बड़े बीज अच्छे तरह से रहते हैं, इसकी बहुत बड़ी सब्जी होती है। तो मैं सभी को फिर से प्रणाम करता हूँ। ये अपनी बीज बैंक है, अपने को सभी को मिलकर इसको अपने को बढ़ाना है। प्रणाम। धन्यवाद। मैं रमेश राजाराम जी सकरकर के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। ये भिल्ली जो धामन गांव में, वहाँ पे भिल्ली एक गांव है, वहाँ पे इनका जो है सीड बैंक है, और इसमें 250 से अधिक किस्म के इन्होंने अलग अलग तरह के, जो आपको अभी अपना सीड बैंक दिखाया, वो उस वीडियो में जो आपने सीड बैंक देखा, इसमें अलग अलग तरह के बीज है इन्होंने संग्रहित किए हुए हैं। और ये हर साल 2 बार बीज मिला भी करते हैं। और ये इनको लोग कई बार जो है ये भी कहते हैं कि ये कुछ पागल किस्म के आदमी हैं, कि ये बीज, क्योंकि ये जुनूनी आदमी हैं, ये बीज बचाने के लिए इन्होंने इनको एक बार बहुत बीमार भी हुए थे, शारीरिक, इनको जिसको कहते हैं लकवा भी, पैरालिसिस भी हो गया था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारा। और मुझे इनके साथ काम करने का सौभाग्य मिला है। मैं इनके जगह में गया, इनका सीड बैंक मैंने कई बार विजिट किया है। और तो ये इस तरह के जो जुनूनी लोग हैं, इन्हीं की वजह से आज हमारी जो विविधता है, जिनमें आज के मुख्य अतिथि भी हैं हमारे, और कुसुम मिश्रा जी, उनकी पत्नी, दोनों ये भी जुनूनी व्यक्ति हैं। इनकी वजह से ही, ऐसे लोगों की वजह से ही आज हमारे पास जो देसी बीज हैं ये बचे हुए हैं। तो मैं इनके बारे में बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए, मैं रमेश राजाराम जी सकरकर को आग्रह करता हूं कि वो अपने बात रखें। धन्यवाद। सभी बीज प्रेमी किसान भाइयों बहनों को मेरा प्रणाम। अपना जो देसी बीज जो है, अपना परंपरागत जो बीज है, वो परंपरागत बीजों में जैव विविधता का पालन होता है। सिर्फ आदमियों का यानी इंसान का ही नहीं, तो जो पर्यावरण सृष्टि का जो पालन होता है वो देशी बीजों से होता है। देशी बीजों में जो जैव विविधता का पालन होता है, वो पालन पोषण जो अपनी मट्टी में जो सूक्ष्म जीव रहते हैं, वो सूक्ष्म जीवों का भी पालन होता है। परागकरण में जो मधुमक्खियां रहती है, चींटियां रहती है, पतंग रहते हैं, उसका भी खाना का पोषण वो देशी बीजों में हो सकता है, होते रहता है। इसलिए जो देशी बीज जो है, वो देशी बीजों में कभी भी गड़बड़ नहीं होती है, क्योंकि जो देशी बीज है वो हवामान को, पर्यावरण को साथ लेके चलता है। उसमें कोई भी फंगस आए तो एक 15-16 दिन तक वो थोड़ा नॉर्मल में दिखाई देता है। 15-16 दिन के बाद में वो
परंपरागत बीजों की फसल बहुत हरी भरी फिर से शुरू होती है और किसान को फसल देने की पूरी उम्मीद रखता है। जो हाइब्रिड बीटी बीज है वो ऐसे किसान भाइयों को कभी भी साथ नहीं देती रहती है। देशी बीजों में जो है सुगंध रहता है, पौष्टिकता रहता है, दवाई के औषध गुणधर्म वो देशी बीजों में रहते हैं, जो हाइब्रिड बीजों में कभी भी नहीं रहता है। जो परंपरागत बीजों में कुदरती तौर पर अच्छी ढंग से फसल आती है, अच्छी ढंग से वो फसल हरी भरी दिखाई देती है। जिस जिस वातावरण में कम ज्यादा होता है वो उसमें व्यवस्था करने की वो देशी बीजों में रहते हैं, क्योंकि देशी बीजों के जो जड़ रहते हैं वो जड़ बहुत लंबे होते हैं। उसमें जो जड़ों का जो मिट्टी से जो खुद के पालन पोषण के लिए जो लेना चाहते हैं वो देशी बीजों के जड़ों में से आते हैं। उनकी देशी बीजों के जो पत्ते रहते हैं वो बड़ी बड़ी रहते हैं, वो वातावरण से सूरज से भी ले सकते हैं, हवा में से जो लेना है वो लेता है, और अपना पौष्टिकता जो है वो पौष्टिकता वो देशी बीजों से अपना मानव का नहीं है तो पूरे जीव सृष्टि का पालन पोषण करने का पूरी उम्मीद जो होती है वो सिर्फ देशी बीजों में ही होती है। क्योंकि देशी बीजों में जो है वो जब तक चांद सूरज है तब तक वो देशी बीज किसानों को एक उगाने के लिए साथ देते रहेगा। क्योंकि अभी तक जब खेती की शुरुआत हुई तब से अभी तक देशी बीजों ने ही अपना साथ देना शुरू किया है, वो शुरू रहेगा और शुरू रहते जाएगा। क्योंकि मेरी माँ जब बुआई के समय एक बात बोलती थी वो आपके सामने मैं शेयर करना चाहता हूँ। मेरी माँ बोलती थी, दाट दूध बोना तो घर में सोना, पतला पतला बोना तो साल भर रोना, बोने के बाद में रोना नहीं होना भैया, अपना घर का बीज है, ज्यादा बीज धरती माँ में बुआई करो और अच्छी फसल अपन ले सकते हैं। इसलिए मैं फिर से सभी भाइयों को, सभी आत्म प्रेमियों को, सभी बीज प्रेमियों को प्रणाम करता हूँ। खेती करना हो तो परंपरागत बीजों का ही अपने को संभाल करना है। इसलिए इस बीज बैंक जो है हर स्टेट में, हर जिले में, हर तहसील में, हर गांव में नहीं, हर घर घर में बीज बैंक बनाने की अब एक समय आया है। इसलिए बीज है तो खेती है, बीज है तो जीव सृष्टि है, अन्यथा बड़ी कठिनाई को सामना जाना पड़ेगा। इसलिए सभी भाइयों को मैं फिर से प्रणाम करता हूँ। बीजों को संभालने का कोशिश करें और बीजों की बीज बैंक घर घर में फिर से अपन बीज बैंक बनाएंगे। इसलिए मैं सभी का प्रणाम करता हूँ। और भट्ट सर जी ने मुझे मेरे विचार और अपनी जो बीज बैंक है वो सभी किसान भाइयों ले जाने की कोशिश करने के लिए प्रयत्न किए। मैं आयोजक के और भट्ट सर जी के भी मैं धन्यवाद मानता हूँ। सभी को फिर से प्रणाम, धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश साकरकर जी। ये सामूहिक प्रयास है और ये पवन जी और मुनीलाल जी और राम पद्मावर जी और अंजना बहन, इन सब का प्रयास है। विवेक बेनीपुरी जी का, डॉक्टर दुबे साहब का, सबका ये प्रयास है। और आपने जो बात कही है उस पे निश्चित रूप से हम आगे कोशिश करेंगे कि बीज बैंक को किस तरह से, बीजों को किस तरह से संरक्षित किया जाए। इस पे जो सदन में विचार भी हुआ है और आगे भी इस पे हम लोग प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। मैं अब अगले जो हमारे वक्ता हैं वो डॉक्टर सुजीत चक्रवर्ती हैं। ये पूर्णतः भारतीय हैं। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि ये पैदा जो है ये हरियाणा में हुए हैं और उसके उसके इनका कार्य क्षेत्र हरियाणा के अलावा इनका कार्य क्षेत्र जो है पंजाब और पूरा भारत इनका कार्य क्षेत्र रहा है।
तो ये इन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर किया। उसके बाद ये एमएससी एग्रीकल्चर इन्होंने इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट से किया। और इन्होंने बहुत सारे संस्थानों में, बहुत सारे सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में इन्होंने काम किया है। 2002 से इन्होंने ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स का ये फार्म टू फोक करके एक कार्यक्रम इन्होंने शुरू किया था। और ये तब से जैविक खेती के लिए इन्होंने काम, किसी का ऑडियो खुला है अभी, तो इन्होंने इसमें इन्होंने रिलायंस, स्पेनिश और ये सुभिक्षा जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ भी काम किया है। इन्होंने अपना 2012 में इन्होंने एक अपना संस्थान जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, जो केवल डेडिकेटेड है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, 2012 में इन्होंने शुरू किया, जिसका नाम प्राकृतिक कृषि तंत्र के नाम से शुरू किया। इन्होंने कई सारी पुस्तकें भी लिखी है, जिनमें से ऑर्गेनिक होम गार्डनिंग ये एक प्रचलित किताब है इनकी, और दूसरी जो है आर्ट्स एंड साइंस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये इन्होंने दो जो मुख्य किताबें जो मुझे लगता है इन्होंने की है। इनका बायोडायनेमिक फार्मिंग में और ऑर्गेनिक फार्मिंग में और वैदिक कृषि, जो वैदिक कृषि है, जिसके बारे में लोगों को ज्ञान तक नहीं है, उसको आगे बढ़ाने में इन्होंने काम किया है। तो मैं डॉक्टर सुजीत चक्रवर्ती जी को अनुरोध करूंगा कि वो अपना वक्तव्य रखें। आपका स्वागत है। नमस्कार सभी पतंजलि योगाहार संस्था के मेंबर्स को। आज हम बात कर रहे हैं जैविक बीज के ऊपर। तो मैं भी जैविक बीज के ऊपर ही बात करूंगा, लेकिन उसमें वैदिक सिद्धांतों का जो आधार है उसके ऊपर मेरा फोकस रहेगा। बीज जो है ये मिट्टी की आत्मा होती है, क्योंकि बीज को जब हम बोते हैं, मिट्टी जो है वो गर्भ के समान होता है, और जब बीज को बोया जाता है तो वो उसमें अंकुरन होता है, इसलिए ये बीज को मिट्टी की आत्मा भी कह सकते हैं। बीज क्रमशः 2 पीढ़ियों में आनुवंशिकता की एक कड़ी मात्र है। प्रकृति में सृष्टि द्वारा सृजित ये एक ऐसा असाधारण उत्पाद है जो वर्तमान पीढ़ी का परिणाम अर्थात अंतिम चरण होने के साथ साथ आगामी पीढ़ी का प्रारंभिक चरण एक भ्रूण के रूप में बीज में संपुटित किया हुआ रहता है। प्रकृति में बीज का स्वरूप विभिन्न जीवों में उनके चरित्र एवं व्यवहार के अनुरूप विविध रूप, प्रकार एवं पद्धति के अनुरूप एक वस्तु है। पौधों में बीज संपुटिका के रूप में उत्पन्न अंतिम चरण का एक उत्पाद है, जिसके अंतर्गत भ्रूण एवं बीजपत्र बाहरी और आवरण में संपुटित रहता है। यह बीज मिट्टी में प्रतिकूल परिस्थिति में प्रकृति के नियमानुसार परिरक्षित तथा वातावरण में अनुकूल परिवर्तन होने तक सुरक्षित रहता है। उपयुक्त ऋतु, मौसम, जलवायु अर्थात मिट्टी में नमी, तापमान एवं सूर्य प्रकाश की तीव्रता, सूर्य प्रकाश की अवधि, जिसको हम फोटो पीरियड या दिन का समय कितना होता है, इससे हम समझ सकते हैं, इत्यादि अनुकूल परिस्थिति के में इससे अंकुरण की प्रक्रिया प्राकृतिक रूप से प्रारंभ हो जाता है, जो समयांतराल में एक पौधे के रूप में उस प्रजाति का वयस्क एवं परिपक्व प्रारूप में विकसित होता है। अतः बीज को मिट्टी की आत्मा कह सकते हैं,
शक्ति नहीं होगी, क्योंकि मिट्टी तो बीज के गर्भाधान का एकमात्र माध्यम ही है। जैविक कृषि नियमों के अंतर्गत उत्पादित बीज को हम जैविक बीज कहते हैं। यह प्रकृति के नियमों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किए बिना उत्पादित फसल में से आनुवांशिक रूप से शुद्ध एवं अंकुरण द्वारा तथा अन्य गुणवत्ता के मानकों पर परखने के पश्चात क्रमबद्ध एवं वर्गीकृत तरीके से जो हम प्राप्त करते हैं वो जैविक बीज होता है। जैविक बीज के उत्पादन की प्रक्रिया में बीज प्रौद्योगिकी की सभी वैज्ञानिक सिद्धांतों का अनुसरण करना अनिवार्य है। जैसे अभिन्न फसल से पर्याप्त पार्थक्य, आनुवंशिक एवं रूपात्मक समानता, सामयिक एवं स्थानिक कृषि जलवायु, बीज के परिपक्वता अनुसार उचित समय कटाई या तुड़ाई, बीज में उचित नमी स्तर तक सूखना, कीट एवं रोग से बचाव हेतु जैविक पद्धति से बीजोपचार, अगले बुआई के मौसम तक उचित भंडारण की स्थिति एवं सुविधाएं इत्यादि इसमें सम्मिलित हैं। वैदिक बीज का उत्पादन करने के लिए वैदिक कालीन कृषि परंपराओं पर आधारित वैज्ञानिक अभिधारणाओं, जिसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है दैनिक पंचांग, जिसके अनुसार सभी कृषि कार्य के लिए उचित तिथि एवं समय का निर्धारण योजनाबद्ध तरीके से करना, जैसे मिट्टी की जुताई, फसल वर्गानुसार बीज की बुआई या पौधों की रोपाई, खरपतवार निकालना अर्थात निराई गुड़ाई, सिंचाई, अवांछित पौधों का निवारण, कीट पतंगों के आचार व्यवहार के अनुसार औषधि का प्रयोग, फसल की कटाई तुड़ाई इत्यादि। वैदिक कृषि सिद्धांतों के आधार पर बीजोत्पादन करने के लिए प्रकृति के नियमों को ध्यान में रखते हुए पृथ्वी पर विशेषतः पादप वनस्पतियों पर लौकिक ऊर्जा के प्रभाव को विस्तृत रूप से सूक्ष्म स्तर पर समझना अत्यावश्यक है। निम्न कुछ बिंदु विस्तार से परंतु सूक्ष्म रूप से समझने के लिए हम प्रस्तुत कर रहे हैं। नंबर 1, कुल 12 राशियों को उनके तत्वों के आधार पर 4 समूहों में विभाजित किया गया है। अग्नि तत्व के 3 राशियां मेष, सिंह, धनु। भूमि तत्व में 3 राशियां वृषभ, कन्या, मकर। वायु तत्व में 3 राशियां मिथुन, तुला एवं कुंभ तथा जल तत्व की 3 राशियां कर्क, वृश्चिक एवं मीन। इसके बाद वैदिक पंचांग में चंद्र के राशि गोचर के अनुसार सभी फसलों को 4 समूहों में विभाजित किया गया है। अग्नि तत्व में फल बीज वर्गीय फसलें आती हैं, जैसे धान है, मक्का है, या फल वाले सब्जी है जैसे टमाटर है, भिंडी, मिर्ची वगैरह, ये फल और बीज के वर्ग में आते हैं। भूमि तत्व में मूल वर्गीय फसलें जैसे गाजर है, मूली है, अदरक है, लहसुन है, प्याज है। वायु तत्व में पुष्प वर्गीय फसलें आती हैं, जिसमें सभी तरीके के फूल है या फूल गोभी है, और एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए हम ले तो। और अंत में जल तत्व में पर्णवर्गीय फसलों में, जिसमें पत्ते वाले जितने सब्जियां होती है, जिसका पत्ते का हम पत्ते के लिए हम उगाते हैं, जिसमें जो फॉडर क्रॉप जो होते हैं, जो उसको भी हम उसी में ले सकते हैं। इसके बाद चंद्र जिस राशि में गोचर करता है, उस राशि से उत्सर्जित ऊर्जा का प्रभाव उपर्युक्त नियमानुसार पौधे के संबंधित भाग पर केंद्रित रहने के कारण उस भाग का विकास सर्वाधिक होता है। इसी कारण पौधों या फसलों की बुआई तथा पौधों की रोपाई चंद्र के उचित राशि में गोचारावस्था में करने से उस फसल में कीट रोग का प्रकोप कम होने के साथ साथ उत्पादन एवं गुणवत्ता भी सर्वोत्तम होने की पूर्ण संभावना रहती है।
ये जो हम बिंदु बता रहे हैं उसको हम थोड़ा विस्तार में इसके बाद हम व्याख्या करेंगे। मिट्टी की जुताई करने का तथा जैविक खाद डालने के लिए सर्वोत्तम समय जब चंद्र दक्षिणायन में होता है, अर्थात तुला राशि से मीन राशि में गोचर का जो समय अंतराल होता है, उन दिनों में करना ज्यादा उचित होता है। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण है। इन दिनों चंद्र का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर तिरछे पड़ने से अर्थात अशक्त होने के कारण मिट्टी में नमी सतह से नीचे गहराई में केंद्रित रहता है, अतः जुताई करना सरल, सुगम एवं सहज होने से मिट्टी भुरभुरी हो जाती है। इस कारण जैविक खाद भी मिट्टी में एक समान रूप से मिलाया जा सकता है। इसी प्रकार बीज की बुआई एवं पौधों की रोपाई का सर्वोत्तम समय जब चंद्र उत्तरायण में होता है, अर्थात मेष राशि से कन्या राशि में गोचर का जो समय अंतराल होता है। इन दिनों चंद्र का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर सीधे पड़ने से अर्थात सशक्त होने से मिट्टी में नमी सतह के पास यानी कम गहराई पर स्थापित रहता है, अतः बीज बुआई करने से अंकुरण के लिए आवश्यक नमी सुलभ होने से अधिकतम, तीव्रतम एवं स्वस्थ पौधे तैयार होते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं, कुछ कारण है जो वैदिक सिद्धांतों के आधार पर वैदिक समय काल में जो उस समय के कृषक थे और उस समय के जो ऋषि मुनि थे, उनके अंदर एक सामंजस्य वो बताते थे कि क्या है वैज्ञानिक कारण क्या है। ये बहुत विस्तार का विषय है, यहाँ पे हम बहुत संक्षेप में इसके ऊपर बात कर रहे हैं। फसल समूह के आधार पर चंद्र के राशि गोचर के अनुसार प्रारंभ कृषि कार्यों में जैसे मिट्टी की जुताई, बीज की बुआई या पौधों की रोपाई से लेकर अंतिम कार्य यानी फसल की कटाई तक के सभी कार्य वैदिक पंचांग के नियमानुसार करके उत्पन्न बीज को वैज्ञानिक बीज प्रौद्योगिकी के मानकों के अनुसार शुद्ध एवं वास्तविक रूप से जैविक वैदिक बीज कहा जा सकता है। इसमें मैं थोड़ा सा इसको विस्तार में बताने की कोशिश करूंगा कि पृथ्वी के ऊपर जो जीवन है वो वायु और जल के बिना संभव नहीं है, ये तो बात हम सब लोग जानते हैं। डॉक्टर चक्रवर्ती, समय लेकिन वो जीवन के अंदर जो जिसको हम कह सकते हैं कि लाइफ फोर्स, मैं 1 मिनट समय लूंगा केवल इस वाक्य को खत्म करने के लिए। ये जो है लौकिक ऊर्जा से संचालित होती है। लौकिक ऊर्जा जो हमारे अंदर, जो शरीर के अंदर जो जीवित किसी भी जीव के अंदर जो ऊर्जा होती है वो लौकिक ऊर्जा होती है, और लौकिक ऊर्जा को धारण करने की शक्ति जो है कुदरत ने, निसर्ग ने, प्रकृति ने पौधों को दिया है, जो कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वो ऊर्जा जो है वो संग्रहित होती है और फिर हम उसको भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। शाकाहारी जो जीव है, जो मांसाहारी होते हैं वो शाकाहारी जीवों को भोजन करके उनके अंदर ये इस तरीके से जो है वो ऊर्जा प्रवाहित होती है। इसको हम विस्तार में कभी इसको चर्चा करेंगे, बहुत विस्तार का विषय है। मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर चक्रवर्ती। आपको सुनने की इच्छा थी लेकिन समय अभाव के कारण आपको बीच में हमने रोकना पड़ रहा है। आपका ज्ञान इतना है कि आपको सुनते रहने से समय का पता नहीं चलेगा। कभी हम इस विषय में आगे फिर मैं सदन से अनुरोध करूंगा कि आगे हम लोग कभी एक वेबिनार करके और आपको इसके लिए आमंत्रित करेंगे अलग समय में। तो आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करते हैं कि हम आगे जुड़े रहेंगे आपस में, और आगे कुछ बेहतर, कुछ वैदिक कृषि द्वारा और वैदिक तरीके से हम बीजों का जो संरक्षण है, संवर्धन है, उसके लिए कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब आगे अपने हरिद्वार की टीम से अनुरोध करूंगा कि वो
नहीं, दिनेश सेमवाल जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपनी जो कविता है बीज स्वराज, वो बीज स्वराज कविता जो है उसको आप प्रस्तुत करें। धन्यवाद। जी, आज के योगाहर के मंच के आदरणीय सदस्यों को प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, और अपने गुरु समान पाणिग्राही सर को प्रणाम और स्वागत। ये जो शब्द हैं ये आपके ही दिए हुए शब्द हैं, और आपके बीज बैंक में हमने कई तरह के चावलों की सुगंध ली है, उसकी ऊर्जा प्राप्त करी है। ये बीज स्वराज के कुछ शब्द हैं और आपके सामने पेश हैं। बीज धरा के आधार बिंदु, जीव जगत के प्राण सिंधु। बीज ब्रह्म, बीज ज्ञान, बीज ही औषध, बीज निदान। बीज ब्रह्म, बीज ज्ञान, बीज ही औषध, बीज निदान। बीज स्वराज, अन्न स्वराज, इनसे संभव पूर्ण स्वराज। आजादी की रोटी हो या रोटी की आजादी, आजादी की रोटी हो या रोटी की आजादी। होश वाले पोषण का या बढ़ती हो आबादी, या बढ़ती हो आबादी। बीज सृजन के पहले ईश्वर हैं, बीज सृजन के पहले ईश्वर हैं। बीज ही जीवन के आधार, बीज से भोजन पोषण मिलता, बीज से भोजन पोषण मिलता। बीज से धरती करे श्रृंगार, बीज से धरती करे श्रृंगार। धरती के बीजों की बात निराली है, धरती के बीजों की बात निराली है। बिन बीजों के जीवन रेत की डाली है, रेत की डाली है। सुपोषित जीवन से तू बीज, सुपोषित जीवन से तू बीज। कृषि संस्कृति के हेतु बीज, वट वृक्ष छुपे जिनके गर्भों में, वट वृक्ष छुपे जिनके गर्भों में। है सूक्ष्म, है सूक्ष्म, नहीं है क्षुद्र सी। भाषा के हैं अक्षर बीज, अहिंसा के हैं सहचर बीज। भूले बिसरे रस्तों पर, भूले बिसरे रस्तों पर, अक्षत कहलाते पवित्र बीज। पोषण ऊर्जा जीवन द्रव्य, पोषण ऊर्जा जीव द्रव्य। इनसे अपना जीवन भाव्य, भूत वर्तमान भविष्य के बीज। धरती की कोख से फूटे बीज, प्रकृति के हाथों पले बड़े। ये नहीं, ये नहीं छेड़छाड़ की वस्तु थी, ये नहीं छेड़छाड़ की वस्तु थी। आकार में है बिंदु बीज, आकार में है बिंदु बीज। व्यवहार में है सिंधु बीज, व्यवहार में सिंधु बीज। कृषक दे पहचान जिन्हें, ओ कृषक दे पहचान जिन्हें। खेती के हैं प्राण बीज, खेती के हैं प्राण बीज। धन्यवाद, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे ऊर्जावान सेमवाल जी को। कर्तव्य ध्वनि से इनका स्वागत किया जाए। ये बहुत ऊर्जावान है और इन्होंने बीज की जो व्याख्या की है वो बहुत ही सरल शब्दों में इन्होंने, और बहुत ही गूढ़ शब्दों, सरल और गूढ़ शब्दों में इन्होंने इसकी व्याख्या की है। बीज वास्तव में ब्रह्म है और बीज के बिना हम सृष्टि की कल्पना भी हम नहीं कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी। अब मैं अपने साथी जो हमारे हरिद्वार के साथी हैं अक्षय और अभिराज जी, उनसे अनुरोध करूंगा कि जो हमारा
एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर है उसका एक्टिविटी का वीडियो प्रस्तुत करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद अक्षय और अभिराज। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि कभी जब भी कोई हरिद्वार की तरफ आए तो ये पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो एग्रीकल्चर रिसर्च कैंपस है इसको अवश्य विजिट करें। और ये अभी नया नया कैंपस ये हुआ है और इसमें ये हमारे सीजीएम जो है पवन कुमार जी, उनके दिशा निर्देश में उनके ये शुरू हुआ है। और ये इसके अलावा हमारे ऊर्जावान साथी जीएम विवेक बेनीपुरी जी और हमारी जो ऊर्जावान वहाँ पे टीम है, अक्षय है, अभिराज है, बहुत सारे, मैं सारे लोगों का नाम नहीं ले पाऊंगा। तो वहाँ पे बहुत सुंदर प्रयास है और ये हमारे जो सीजीएम है श्री पवन कुमार जी, उनके गाइडेंस में ये यहाँ पे काम चल रहा है। तो आप अवश्य यहाँ पे विजिट करें। और मैं अब काफी समय हो चुका है तो मैं अब आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रोफेसर अशोक पानीग्राही जी का स्वागत करना चाहूँगा। प्रोफेसर अशोक पानीग्राही जी का परिचय देना सूर्य को दीपक दिखाने जैसा होगा। मेरे लिए ये और इनकी पत्नी कुसुम पानीग्राही जी गुरु के समान है।
ये मेरे मार्गदर्शक रहे हैं। इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चरर के रूप में अपनी सेवाएं शुरू की जूलॉजी डिपार्टमेंट में, और ये प्रोफेसर पद से जो है इन्होंने रिटायरमेंट लिया। बालासोर FM ऑटोनोमस कॉलेज बालासोर से सेवानिवृत्त हुए, और इस दौरान इन्होंने काफी सारे, इनका जो एक बहुत महत्वपूर्ण जो कार्य है वो है कि इन्होंने सीड बैंक शुरू किया, और सुनामी में और सुपर साइक्लोन में भी बीजों का वितरण किया। और इनके पास, इनका जो सीड बैंक है वो देखने लायक है। कभी आप उड़ीसा जाएं तो आप अगर आप पुरी जाएं तो आप बालासोर भी जरूर जाएं, क्योंकि जितना महत्व पुरी का है मुझे लगता है उतना ही महत्व जो है इनके सीड बैंक का है। सीड बैंक बहुत ही सुंदर है, और 1000 से ज्यादा किस्में जो है इन्होंने संरक्षित की हुई है, और हर साल दोनों पति पत्नी हर साल जो है इनको उगाते हैं, इनको संरक्षित करते हैं, पूरी टीम में लगी हुई है। इसके अलावा जो एक बहुत बड़ा काम जो डॉक्टर पानीग्राही और कुसुम जी ने किया है वो है कि जो सारथा एस्चुरी में जो एक मैंग्रोव फॉरेस्ट था, वो मैंग्रोव फॉरेस्ट खत्म हो गया था सुपर साइक्लोन के बाद, उसको रिजुविनेट किया है। और जहाँ पे कि सरकारी लोग कहते थे कि जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो एकल फॉरेस्ट होता है, मोनोकल्चर फॉरेस्ट होता है, वहां पे इन्होंने डाइवर्स फॉरेस्ट एक बना के और एक मिसाल कायम की है। और इसमें जो है मेरे ख्याल से 5 लाख से ज्यादा इसमें पौधे आज हैं, और 16 स्पीशीज हैं मैंग्रोव की। मेरे ख्याल, मुझे पहले ध्यान था कि 18 स्पीशीज हैं, शायद 2 स्पीशीज कम हैं, तो 18 स्पीशीज जो है। और 2006 से 2008 के बीच में इन्होंने ये कार्य शुरू किया था। और आज मैं इस जो फॉरेस्ट है, मुझे ये फॉरेस्ट देखने का सौभाग्य भी मिला है। और इसकी वजह से जो जितने भी पिछले जो साइक्लोन्स आए हैं, हुदहुद आया है, या फैलिन आया है, या तितली आया है, पानी आया है, बुलबुल आया है, इनकी वजह से वहां पे लोग जो पहले चले गए थे सुपर साइक्लोन के बाद, वो वापस जो है अपना दोबारा वापस वहां पे रहने के लिए आए हैं। और भी इन्होंने एक UGC का एक बड़ा प्रोजेक्ट किया था, जिसमें इन्होंने साबित किया था कि जो हमारी ट्रेडिशनल वैरायटीज हैं वो किसी भी तरह से हाई यील्डिंग वैरायटीज से कम नहीं है। और ये इन्होंने काफी सारे किसानों के साथ ये काम किया था। इन्होंने 4 किताबें लिखी हुई हैं। अभी लेटेस्ट जो है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पे इन्होंने एक किताब लिखी है, आप उसको अवश्य पढ़ें। और कुसुम जी ने भी किताब लिखी है जो बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड जो फेस्टिवल्स हैं उन पे। तो ये दोनों जो कपल हैं, दोनों जो पति पत्नी हैं, इनका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जैविक खेती में और जो हमारे परंपरागत बीज में। तो मैं ज्यादा इंतजार न करवाते हुए मैं डॉक्टर अशोक पानीग्राही जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना उद्बोधन दें। आपका स्वागत है डॉक्टर पानीग्राही। अनम्यूट कर लीजिए सर, अनम्यूट कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद विनोद जी, धन्यवाद विनोद जी, धन्यवाद पवन जी, मुझे ये जो मौका दिया आपने, इसके लिए मैं आपको बहुत आभारी हूँ। आगे के लिए मैं जुड़ा रहूंगा इसमें। तो विनोद जी सारे बात जो बता दिए, मैं इसमें एक जोड़ना चाहता हूँ कि हमारा जो एरिया है, जो उड़ीसा है, ये कोस्टल एरिया है, समुद्र के किनारे वाले एरिया। इसकी वजह से यहाँ आजकल जो है क्लाइमेट चेंज का असर बहुत ज्यादा हो रहा है। सो इतना ज्यादा हो रहा है कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन जो सीड्स हैं, जो यहाँ बहुत पॉपुलर थे एक समय में, अभी भी है, चल रहा है, लेकिन क्या है कि उसका बुरा असर जो क्लाइमेट चेंज का होता है, इसमें ये बीज में आता है। सो अभी जो है हमने देखा है कि अभी लोगों को
ये जो हमारा देसी बीज है, जो जैविक उपाय से हम उगाते थे पहले, वो रसायन जब हमने इस्तेमाल किया जमीन पर, तो ये जो बीज जो का लगभग खत्म हो गई। तो आज जो बचा के हमने रखा है बहुत कुछ, वो जैविक उपाय से हमने बचा के रखा है उसको। इसके लिए भी मैं नब्दानिया और बंदरा जी से बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने विनोद जी, बंदरा जी, उन्होंने बहुत सपोर्ट दिया था। तो इसकी वजह से वो जो बीज हमने बचा के रखा है, जिसका आज आज के दिन में उसका 1055 वैरायटी हो गया है। जो हमने जो आपको बताया कि हमारा ये एरिया जो लोकेलिटी है, वो समुद्र के किनारे वाले एरिया है। इसमें तीन जो चीज एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन होता है, जैसे सलाइन इनडीशन, समुद्र से पानी आ जाता है जमीन पर, नमक छट जाती है हर हर जगह पे, ये एक है। दूसरा है बहुत बारिश होने की वजह से फ्लड इतना होता है, इतना तगड़ा बारिश होती है कि सब जो चीज है वो नष्ट हो जाता है। फिर कभी कभी क्लाइमेट चेंज की वजह से कभी कभी ड्राउट भी हो जाती है, मतलब जैसे ड्राउट हो जाती है, पानी बहुत बारिश बहुत कम होती है। तो आजकल जो एल नीनो ला नीना का असर चल रहा है, जैसे हमने एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ये साल तो ला नीना का है। पिछले कोई साल पहले हमने 3-4 साल एल नीनो का जो प्रभाव देखा था, हमने देखा था बहुत कम बारिश हुई। फिर हमारे जो देसी बीज का जो हम इसको लगाते हैं, वो मरा नहीं, वो बच बच के रह गया। इसलिए कि हमने जैविक खाद दे रहे हैं जमीन पर। हमने जैविक खाद जैसे ड्रिप कंपोस्ट डाल रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट डाल रहे हैं, तरल जीवामृत डाल रहे हैं, ये सारी जो चीज हमने डाल रहे हैं, इसका जो इफेक्ट है कि वो पानी को जमीन पर अटका सके बहुत दिन तक। जो रासायनिक जो खेती है, इसमें अगर बारिश एक हफ्ता से ज्यादा नहीं हुई तो सारी जो फसल है वो नष्ट हो जाएगी। क्योंकि अब हमारा जो जैविक खाद हम डालते हैं, इसकी वजह से वो जमीन पर नमन रहेगा, नमी रहेगी, जब माटी मिट्टी नमी रहेगी, उसमें जो फसल है वो मरेगा नहीं। अच्छा, दूसरा जो चीज है, मैंने जब ये काम शुरू किया लगभग 25 साल पहले, हमने कुछ चाषियों को हमने समझाया कि इस जैविक खेती से हम जो है फसल को आगे ले जा सकते हैं। इसमें दो चीज रहेगा, टेस्ट रहेगा, जो स्वाद 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 रहेगा, और इसके जो ओरिजिनलिटी है, खुशबू है, तो खुशबू भी रहेगा। आज के जमाने में आप देखो, जो रासायनिक खाद डालकर हम उपज रहे हैं, वो जैसे मूली हो या लौकी हो, ये एक अंधा आदमी को आप दोनों का जो बना के जो दे देंगे सब्जी, तो जान नहीं पाएगा कौन सा मूली है कौन सा लौकी है। क्यों, जब हम उसको जैविक माध्यम से करेंगे, तो एक अंधा आदमी भी बता सकता है मूली कौन है और लौकी कौन है। ठीक है ना। सो इस ये एक दूसरा जो वजह है, जैविक खेती से भी जो हम धान के जो बीज हम आपका आवाज गायब हो गया सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। ये फोन को अनम्यूट कर लीजिए, तो फोन को अनम्यूट कर लीजिए, क्या पता इधर से आ जाए।
सब फोन जी। हाँ आ गया, हो गया। हेलो जी जी आ रही है सर, आ रही है। हाँ आओ जी जी जी। आ रही है ना। हाँ, अभी जो हम बता रहे थे कि हमारा जो क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटीज है, जो जिसका ये ऋतु सहनशीलता गुण है, तो हमारा सॉल्ट टॉलरेंट वैरायटीज है, फ्लॉट टॉलरेंट वैरायटीज है, ड्राउट टॉलरेंट वैरायटीज है, एरोमेटिक राइस है, फिर ऑर्नामेंटल राइस है, तो बड़ी दवा वाला राइस भी है हमारे पास। तो ये सारे जो राइस होते हैं उनका गुण आता है जब जैविक खेती में उसको उपजा जाए। रासायनिक खेती में नहीं होगा ये, वो ना उसका मेडिसिनल क्वालिटी रहेगा, ना उसका खुशबू रहेगा। जैसे आप देखो पंजाब की जो बासमती है उसमें खुशबू नहीं है, क्यों नहीं है? वो रासायनिक खाद डालते हैं। हमारा जो खुशबू वैरायटी है इतना बढ़िया खुशबू है, हम आपको बता दें खुशबू एक तरह का भी नहीं होता है। जैसे मूंग जैसा भी खुशबू होता है, जीरा जैसे खुशबू होता है, ये भी धान हमारे पास है। आप उसको कटहल बिरयानी के लिए, और आपका ये मूंग वाला जो अरोमा है वो धान चावल बहुत पसंदीदा है। और खीर के लिए पिपुड़ी वैसे एक छोटा सा चावल है, महक इतना तगड़ा है कि वो आप आपके आसपास में 100 मीटर के आसपास में सबको पता चल जाएगा कि उनका घर में खीर बना रहे हैं। ये जो सारी चीज है वो जैविक खेती से ही हो सकता है और रासायनिक खेती से नहीं हो सकता। तो इसके लिए हमें जैविक खेती अपनाना चाहिए, बीज बचाना चाहिए। आज के दिन में हमने देखा जो देसी का बीज जो कहते हैं उसका यील्ड कम होता है। हमने भी उसको गलत प्रमाणित किया। जैसे हमने उड़ीसा सुपर साइक्लोन के पर हमने दिया था बहुत सारे किस्म का बीज हमने दिया था, उसमें 3 का मैं जिक्र कर रहा हूं। जैसे सॉल्ट टॉलरेंट वैरायटी हमने 3 दिया था, वो यहाँ से बालेश्वर से 200 किलोमीटर दूर। जब हमारा यहाँ खेती में उसका यील्ड था 9-10 क्विंटल, वहां 13-14 क्विंटल हो गया। उसी 3 बीज को हमने सुनामी के बाद नागापट्टिनम, तमिलनाडु के नागापट्टिनम में दिया, तो उसका देखा हमने यील्ड डाटा हमने नहीं मिला, टिलरिंग डाटा हमको मिला, जो लगभग आपने रफली उसको काउंट कर सकते हैं। एक टिलर अगर 35 होगा तो यील्ड तो 25 से 30 क्विंटल तक हो जाएगा पर एकड़। तो हमने उसको देखा वहां। फिर एक जर्मन प्रोफेसर को हमने दिया था बीज, वही 3 बीज। वो कहा इंडोनेशिया में उसको किया, फिर वहां भी उसको उन्होंने सी पद्धति में किया था SRI। तो इसमें बताया कि टिलर का नंबर जो 54 है एवरेज, तो अगर 54 होगा तो यील्ड तो 40 के आसपास ही होगा क्विंटल पर एकड़। तो देसी बीज में इतना होता है, आज के दिन में जो 20 क्विंटल होता है हम उसको मानते हैं बहुत तगड़ा उत्पादन हुआ है। तो आप देखो देसी बीज में भी हम जितना डिस्टेंस में उसको सीड एक्सचेंज करेंगे, जो सीड एक्सचेंज का एक माध्यम था पहले, आज के दिन में वो लगभग नष्ट हो गया, सब भूल गए उसके बारे में। तो सीड एक्सचेंज का प्रभाव आप देखो कितना असर होता है। हमने जितना दूर उसको दिया फैलाया, इतना बढ़िया उसका यील्ड आया। हमने 200 किलोमीटर देखा 4 क्विंटल बढ़ गया, हमने देखा 1700 क्विंटल में उसका डबल हो गया, और 5000 किलोमीटर उसका ट्रिपल हो गया, ऐसा हो गया ना। तो ये लगभग ये भी एक बहुत बड़ा चीज है हमारा। इसमें बहुत जो हमने देखा है, असर देखा है। जैविक खेती सबसे बढ़िया, देसी किस्म का बीज वो भी सबसे बढ़िया। आज का जमाना आ गया क्लाइमेट चेंज का टाइम, इसमें ये जो फूड डाइवर्सिटी, फिर दूसरा जो चीज है, हम ये उड़ीसा में धान की खेती होती है, हम जो चावल को हम 4 तरह के खाते हैं। उसको ऐसे बॉयल करके खाते हैं भात, पानी में डाल के खाते हैं पखाल, फिर उसको फ्राई करके खाते हैं जो पोहा और मुढ़ी। वो जो 4 लिया, जो पोहा यानी लिया और मुढ़ी, तो 4 किस्म का जो फूड हम खाते हैं। इसके अलावा हमने खीर भी खाते हैं, और पीठा जो है केक भी बना के खाते हैं। ये सबके लिए अलग अलग राइस हमको चाहिए, एक राइस से सब कुछ नहीं होगा। तो अलग इसके लिए अलग अलग राइस की व्यवस्था है, प्रकृति ने दिया है, हमने उसको बचा के रखा है, लोगों को समझा रहे हैं। लोग भी जानते हैं
क्योंकि उसी के राइस से, उसका धान से ही वो चावल बनाते हैं और मुगी बनाते हैं, पोहा बनाते हैं। लिया है ये पोहा बनाते हैं। फिर पखाल बहुत सारे लोग नहीं खाते, हम बहुत खाते हैं। और ये समर की जो सीजन आ रहा है, इसके लिए देह शरीर के लिए बहुत हितकारक है। और वाटर राइस उसको भी कहते हैं सारा भारत में। पखाल आजकल दही का साथ पखाल और अदरक का जो पेस्ट है, अदरक का पेस्ट, दही और पानी में डाला हुआ चावल, वो बात वो बढ़िया है। वो सारे 3-5 स्टार होटल में भी मिलता है आज के दिन में। दही पखाल उसको कहते हैं। फिर जो खीर है, फिर पुलाव है, वो सारे चीज के लिए अलग अलग राइस वैरायटी चाहिए, जो आज के दिन में वो तो है नहीं। बहुत सारे लोग हमारे पास से धान के बीज ले रहे हैं, उसको कर रहे हैं, उसको खा रहे हैं, उसको एंजॉय कर रहे हैं। बस इतना ही आज के लिए मैं कहना चाहता हूँ। मुझे कुछ बोलने का मौका दिया है विनोद जी को, पवन कुमार जी को, विवेक बेनीवाल जी को, बेनीपुरी जी को मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सबको धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने आपका सीड बैंक देखने लायक है, और जो भी कभी लोग अगर उड़ीसा की तरफ जाते आप आ हैं, जाइए कि सबको आप भेज दीजिए हमारा सीड बैंक में, देखे हम क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हम उसको बता देंगे। कभी मौका मिलेगा तो आपसे विस्तार में हम लोग बात करेंगे। आप दोनों लोगों ठीक का है। मैं सादर प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। आज काफी समय हो चुका है, तो मैं आज इसके बाद आगे मुनीलाल यादव जी से अनुरोध करूंगा कि वो सबको वोट ऑफ थैंक्स करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब और आज के हमारे आदरणीय चीफ गेस्ट महोदय। मैं चाहूंगा कि हमारे आदरणीय हीरालाल कुशवाहा जी जो छतरपुर मध्य प्रदेश से हैं, तो बंदी प्रस्तुत करते हैं। उनके मन में जिज्ञासा रहती है कि हमारे चीफ गेस्ट योग शिक्षक के बारे में हम 2 शब्द कहें, तो मैं सादर आमंत्रित करता हूं हीरालाल जी को। इसके बाद हम फिर आभार ज्ञापित करेंगे सबका। आदरणीय हीरालाल कुशवाहा जी। आदि शक्ति माँ पीताम्बरा, आदि योगी भगवान भोलेनाथ को एवं गुरु सत्ता को नमन करते हुए आप सभी विद्वान जनों को, हृदय में बैठे परमात्मा को, हीरालाल कुशवाहा योग शिक्षक एवं जिला प्रभारी पतंजलि योग समिति छतरपुर मध्य प्रदेश की ओर से सादर प्रणाम। आज योगाहार कक्षा के 300 दिन पूर्ण हुए हैं, उसके उपलक्ष्य में कुछ तुकबंदी है। सबसे पहले तो आज के योग शिक्षक महोदय के लिए, होंठ से पानी पीते हैं सभी शाकाहारी, जीभ से पानी पीते हैं सभी मांसाहारी। आज के योग शिक्षक जी ने दी है ये महत्वपूर्ण जानकारी, इसलिए आदरणीय भगत सिंह जी के हम हैं बहुत आभारी। और 2 लाइन हमारे पवन सर जी के लिए। जैविक संस्कृति शब्द का आज दिया जिन्होंने नाम, ऐसे आदरणीय पवन सर को बारंबार प्रणाम। 2 लाइनें मेरे स्वयं के लिए। सच्चे अर्थों में ना तो मैं हूं किसान और ना ही हूं मैं योग का विद्वान, मैं तो हूं केवल एक नौकरी पेशा इंसान। इस योग कक्षा का मैं हूं बहुत बड़ा खतरदान, इसलिए हमेशा करता हूं तुकबंदी में गुणगान। मात्र इस तुकबंदी से बनी है मेरी पहचान, इसमें मुन्नीलाल जी का मानता हूं मैं एहसान, जिन्होंने संभाली है इस योगाहारी कक्षा की कमान। अब मध्य प्रदेश ही नहीं, जैविक खेती की ओर बढ़ रहा है पूरा हिंदुस्तान। कुछ लाइनें संचालकों के बारे में। इस योग कक्षा को रुचिपूर्ण तरीके से सार्थकता के साथ चलाने में पवन सर, मुन्नीलाल जी, डॉक्टर किशोर दुबे जी, भुवनेश्वर राव जी, रंजना जी, पद्मावर जी, टोली चंद जी, रमेश मेहरा जी, नीलकंठ जी, राजश्री जी, ओम प्रकाश जी, दिनेश जी, रवि आदित्य जी, शैलेश यादव जी, भगवान दास जी, राम कृपाल जी, अमर यादव जी, इत्यादि जनों का बहुत बड़ा है योगदान। इनके समर्पण राष्ट्र भक्ति, गुरु भक्ति, कृषि भक्ति का
कितना भी करूं गुणगान, फिर भी कम रहेगी तारीफ इन सबकी श्रीमान। 2 लाइनें योग कक्षा की विशेषताओं के बारे में। इस योग कक्षा में जैविक खेती के साथ साथ भारतीय परंपराओं, सांस्कृतिक, लोक शैली, लोकोक्तियों एवं तात्कालिक ज्वलंत प्रश्नों पर भी दिया जाता है समय समय पर जोर, किंतु आज तक कभी नहीं दिखाई दिया टीवी डिबेट जैसा शोर। और इस योग कक्षा में हर समय देखा गजब का अनुशासन, हर एक उपस्थित सदस्य में पाया बहुत खूब आत्म अनुशासन। किंतु एक और इसमें है बड़े बड़े कृषि विज्ञानी, धनपति और संपन्न किसान, किंतु कभी दिखाई नहीं दिया किसी व्यक्ति में अभिमान। बस अंतिम 2 लाइन और समाप्त करूंगा। इसी तरह बढ़ता रहे जैविक खेती का काम और बना रहे सबका अनुबंधन। योग कक्षा में शीतलता, खुशबू इतनी रहे जैसे पेड़ हो चंदन। छतरपुर मध्य प्रदेश से योग शिक्षक हीरालाल कुशवाहा करता है आप सबका वंदन। आपने समय दिया इसके लिए साधुवाद। ओम प्रणाम, वंदे मातरम। धन्यवाद आदरणीय हीरालाल कुशवाहा जी। आपने जैसा कि सदन में हमेशा आपने तुकबंदी करके सदन की गरिमा बढ़ाते हैं, आपको बहुत बहुत साधुवाद। आज हमारा योगाहार उत्सव जो ज्ञापित करना चाहता हूं, सबसे पहले इस समय पद्म आदरणीय पवन कुमार जी जो योगपीठ हरिद्वार से, जिनके नेतृत्व में ये योगाहार कार्यक्रम चल रहा है, उनके कुशल मार्गदर्शन में मैं उनका आभार ज्ञापित करता हूं, उनका धन्यवाद देता हूं। दूसरा मैं धन्यवाद देना चाहता हूं परम आदरणीय विवेक बेनीपुरी जी को, जिनकी सहयोगी से, जिनकी सहभागिता से इस योगाहार कार्यक्रम का नींव रखी गई और उन्होंने सहयोग किया और सहमति दी और ये योगाहार कार्यक्रम लगातार चल रहा है। अब मैं उन महान पुरुषों को भी का धन्यवाद देना चाहता हूं जिनके सहयोग से, जैसे हमारे आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी जिला होशंगाबाद मध्य प्रदेश से हैं, उन्होंने सहयोग किया। मुकेश मालवीय जी, रमेश श्री राम पद्मावर जी, बहन रंजना जी, इनका विशेष सहयोग इस कार्यक्रम में रहा है, जो योग शिक्षक चीफ गेस्ट का देकर के इस योगाहार कार्यक्रम को 300 दिन तक पहुंचाया। आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी जबलपुर मध्य प्रदेश से, जो पतंजलि किसान सेवा समिति के जिला प्रभारी हैं, रोज एक टिप्स देते हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आदरणीय भुवनेश्वर राय जी, आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, रवि आदित्य जी, नीलकंठ सावले जी, आदरणीय दिनेश जी और आदरणीय डॉक्टर विनोद भट्ट जी, आपके द्वारा लगातार किसानों को रोज मार्गदर्शन दिया जाता है, उनकी समस्याओं का समाधान किया जाता है। अब मैं आज उपस्थित इस सदन में आदरणीय श्री राम पद्मावर जी, आदरणीय आदित्य राणा जी, आदरणीय अक्षय त्यागी जी और आदरणीय अरुण नवघरे जी, आदरणीय आज के चीफ गेस्ट डॉक्टर अशोक कुमार परगणी जी, आदरणीय अशोक जी, आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी, आदरणीय भुवनेश्वर राय जी, आदरणीय विश्वजीत सिंह जी, आदरणीय ब्रजगोपाल सिंह जी, आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी, आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, इंजीनियर टोली चंद जी, हीरालाल कुशवाहा जी, जय गुरु यादव जी, करण त्यागी जी, कृष्ण कुमार जी, कुलदीप उनियाल जी, कुमार बब्बन जी, नीलकंठ सावले जी और निशा आदित्य जी, अतुल्य जी और ओंकार नाथ जी, हमारे श्री पवन कुमार जी, प्रदीप गंगवार जी, पुण्यकाम समर्थ जी, पुष्पकार जी, रघुवीर रावत जी, रजत जी और हमारे रमेश चंद्र मेहरा जी, राम कृपाल जी जो जिला प्रभारी, हमारे रवि आदित्य जी, डॉक्टर ऋषि कुमार वर्मा जी जो दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट के जनरल मैनेजर हैं और हमारे सत्यम जी, शैलेश यादव जी, शुभम जी, उमा शंकर जी, आदरणीय डॉक्टर विनोद भट्ट और आदरणीय विवेक बेनीपुरी जी जो आज इस अभी सदन में उपस्थित हैं, जो सदन से लेफ्ट हो गए हैं, उनको भी सबको आभार व्यक्त करते हुए इस योगाहार कार्यक्रम का समापन करते हैं। इस योगाहार कार्यक्रम में भारत
के साथ साथ नेपाल, कनाडा, अमेरिका के हमारे भाई बहन भी जुड़ते हैं और जुड़े हैं। इसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आसाम, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, उड़ीसा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड से सभी भाई बहन जुड़ते हैं। सबको साधुवाद, सबको प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम सभी को, मंच को प्रणाम। बहुत बढ़िया रहा आज का कार्यक्रम, बहुत ही जागरूकता भरा और बहुत ही एक मार्गदर्शक। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका स्नेह और इस कार्यक्रम में निश्चित है कि सबका एक परिवार, हमारा योगाहार परिवार बन गया है। आपस में बहुत स्नेह है। इसकी बहुत महत्वपूर्ण ये है, तरक्की की राह पर उसी का जोर चला है, बना का रास्ता जो भीड़ से अलग चला है। और सफल होने के लिए जिद्दी होना बहुत जरूरी है। गलतियां अक्सर पछतावे का एहसास कराती हैं। और हम जो है आज इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। सबको साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मालवीय जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुन्नी भैया का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमेशा याद करते हैं इनके दिनों में हमें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सबका स्नेह हमारी पूंजी है। आदरणीय हाँ जी, ओम सभी को। ओम श्रीमान जी, ओम सभी को प्रणाम। ओम बाबूजी, आपको लगातार जुड़े